हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल अपन ने सस्य विज्ञान की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसके बाद मृदा उर्वरता, उत्पादकता, इनके बारे में हमने पढ़ लिया। इसके बाद मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ लिए थे। दो कारक पढ़ा थे, प्राकृतिक कारक और कृत्रिम कारक। इसके बाद अपन ने मृदा उत्पादकता पढ़ी, मृदा उत्पादकता के बारे में पढ़ा, उसको प्रभावित करने वाले कारक थे। फिर उसके बाद अपन ने मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता यानी सोइल फर्टिलिटी और सोइल प्रोडक्टिविटी, इसके बारे में भी अपन ने अंतर पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे अपन क्षरण, नया टॉपिक पढ़ेंगे। डालो बेटा नया टॉपिक होगा आज का क्षरण। अब क्षरण को अपन कटाव भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कटाव भी बोल सकते हैं और अग्नि भी बोलते हैं। इसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है कि भौतिक रूप से मृदा के कणों का, भौतिक मतलब फिजिकल रूप से, भौतिक रूप से मृदा के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? मृदा क्षरण कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा क्षरण कहते हैं। यानी भौतिक रूप से मृदा के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने की क्रिया को ही क्या कहते हैं बेटा? मृदा क्षरण कहते हैं। लिख लो इसकी डेफिनेशन। भौतिक रूप से मृदा के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने की क्रिया को ही मृदा क्षरण कहते हैं। मृदा क्षरण कहते हैं। आगे डेफिनेशन समझ। यानी भौतिक रूप से यानी फिजिकल तौर से मृदा के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? मृदा क्षरण कहते हैं। अब मृदा क्षरण दो प्रकार का होता है। हेडिंग डालो, मृदा क्षरण के प्रकार। मृदा क्षरण के प्रकार। मृदा क्षरण दो तरीके से होता है। एक तो होता है प्राकृतिक क्षरण और दूसरा होता है त्वरित क्षरण। कौन सा क्षरण? त्वरित क्षरण। नाम से पता चल रहा है प्राकृतिक में क्या क्या आते हैं? हवा और जल। अरे हवा और जल तो आएंगे, यानी इनके द्वारा मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने की क्रिया को ही क्या बोलेंगे अपन? प्राकृतिक क्षरण कहते हैं। दूसरा आता है त्वरित क्षरण, यानी जो हमारे द्वारा या मनुष्यों के द्वारा, इसके द्वारा या तो मनुष्यों के द्वारा या फिर जानवरों के द्वारा, मनुष्यों प्लस जानवरों के द्वारा
जो चरण होता है उसे क्या कहते हैं? त्वरित चरण कहते हैं। यानी प्रकृति में दो चीज आती है, हवा और जल। यानी इनके द्वारा जो चरण होगा वो तो किसके अंदर आएगा? प्राकृतिक के अंदर आएगा। और जो मनुष्य और जानवरों के द्वारा होगा वो किसके अंदर आएगा? त्वरण चरण के अंतर्गत आएगा। अब इनके बारे में लिखो। सबसे पहले हेडिंग डाल लो प्राकृतिक चरण। देखो इसके बारे में, वनस्पति से ढकी हुई मृदा, वनस्पति से ढकी हुई मृदा को प्राकृतिक रूप से, वनस्पति से ढकी हुई मृदा को प्राकृतिक रूप से हवा व जल के द्वारा प्राकृतिक रूप से हवा व जल के द्वारा होने वाले लगातार चरण को, होने वाले लगातार चरण को प्राकृतिक चरण कहते हैं। प्राकृतिक चरण कहते हैं। यानी कहने का मतलब यही है, यानी प्रकृति के द्वारा, प्रकृति दो चीज बताएगी, हवा और जल, जो इस डेफिनेशन में अंदर आ गए। वनस्पति से वो ढकी मृदा है और उसको प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप कौन कौन से? हवा और जल के द्वारा होने वाले लगातार चरण को ही क्या कहते हैं? प्राकृतिक चरण कहते हैं। अब दूसरा लिख लो, त्वरित चरण। त्वरित चरण, त्वरित चरण लिखो। इसके बारे में, वह चरण जो पशुओं व मनुष्यों के द्वारा, पशुओं व मनुष्यों के द्वारा खोदकर या जोतकर, खोदकर या जोतकर नष्ट कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है, उसे त्वरित चरण कहते हैं। उसे त्वरित चरण कहते हैं। यानी मृदा चरण किसे कहते हैं? यानी भौतिक रूप से मृदा के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने की क्रिया को ही क्या कहते हैं बेटा? वो मृदा चरण कहते हैं। मृदा चरण के दो प्रकार हैं, कौन कौन से? प्राकृतिक और त्वरित। प्राकृतिक में क्या होता है? यानी प्रकृति के द्वारा, प्रकृति में क्या आता है? हवा और जल, यानी इनके द्वारा हमारी जो मृदा है वो वनस्पति से ढकी हुई है और हवा और जल के द्वारा होने वाले लगातार चरण को ही क्या कहते हैं? प्राकृतिक चरण। और त्वरित चरण होता है जो मनुष्यों के द्वारा और पशुओं के द्वारा खोदकर व जोतकर नष्ट कर दिया जाता हो, उसे ही क्या कहते हैं? त्वरित चरण कहते हैं। साथ के साथ उतारते और टेस्ट अब पढ़ेंगे अपन
में दो रूप पढ़े, कौन कौन से? एक तो पढ़ा था अपन ने प्राकृतिक के अंदर दो शक्ति पढ़ी थी, जल और वायु के द्वारा। कितनी शक्तियां पढ़ी थी? दो शक्तियां पढ़ी थी। किसके द्वारा? जल और वायु। यानी सबसे पहले अपन पढ़ेंगे जल द्वारा क्षरण। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? जल द्वारा क्षरण। हेडिंग डाल दो, जल क्षरण। जल क्षरण नाम से पता चल रहा है, जल क्षरण यानी जल के द्वारा मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? जल क्षरण कहते हैं। यानी जल के द्वारा मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने की क्रिया को ही क्या कहते हैं बेटा? जल क्षरण कहते हैं। क्या कहते हैं? जल क्षरण कहते हैं। देखो इसके बारे में सबसे डेफिनेशन लिख लो, जल के द्वारा मृदा का एक स्थान से कटकर दूसरे स्थान पर पहुंचने की क्रिया को जल क्षरण कहते हैं। क्या कहते हैं? जल क्षरण कहते हैं। यानी जल के द्वारा मृदा के एक स्थान से कटकर दूसरे स्थान पर पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? जल क्षरण कहते हैं। अब जल क्षरण के भी चार प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है जल क्षरण? चार प्रकार से होता है। पहले समझा देता हूं, पहले बता देंगे जल क्षरण कितने प्रकार का होता है। हेडिंग डालो, जल क्षरण के प्रकार। पहला प्रकार लिख लो, सबसे पहले बारिश होती है तो हल्की फुरफारी तो आती है, अरे छोटी छोटी बूंदें तो आती हैं, उसे क्या बोलते हैं अपन? बौछार क्षरण। हल्की हल्की बूंदें आएगी, बौछार क्षरण। थोड़ी ज्यादा बारिश हो जाएगी तो पानी क्या होगा? लेवल के रूप में बहने लग जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे? बरफ क्षरण कहेंगे। और थोड़ी ज्यादा बारिश हो गई, बारिश होने पर क्या बन जाएंगी? अरे पानी की तरफ बहेगा तो छोटी छोटी नालियां बनेगी, स्वाभाविक बात है, तो क्या हो जाएगा? रील क्षरण। और जब भयंकर बारिश होती है और क्या नाम से उन नालियों का आकार क्या हो जाता है? बड़े बड़े हो जाते हैं और बड़े बड़े नालों के रूप में क्या हो जाते हैं? विकसित हो जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं बेटा? अवनालिका क्षरण कहते हैं। चार प्रकार हो गए। हल्की बारिश होती है तो कौन सा क्षरण बढ़ जाएगा? यानी जैसे बारिश होगी, जैसे ही क्या नाम से, जैसे ये बारिश है, बारिश हो रही है तो सीधी ये पता नहीं सकता है इसकी बूंद कहाँ गिरेगी? यहाँ पे आके गिरेगी, तो क्या होगा? ये जो मिट्टी का कण है वो एक स्थान से छिटककर कहाँ चले जाते हैं? दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जैसे अपने हल्की फुल्की बारिश होती है, आप देखते हो छोटी छोटी गोलियां बन जाती हैं, यानी वो क्या होता है? मृदा के कण होते हैं, तो जैसे बारिश की बूंद पड़ती है तो एक स्थान से कहाँ चले जाते हैं? दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो इस क्षरण को क्या नाम देंगे? बौछार क्षरण। क्या नाम देंगे बेटा? बौछार क्षरण। इसके बाद जैसे बारिश थोड़ी तेज हुई तो ये जो पानी
लेवल के रूप में, इसके रूप में एक लेवल के रूप में बहने लग जाता है, तो कौन सा चरण हो जाएगा? परत चरण हो गया। बारिश थोड़ी और ज्यादा हो गई तो क्या बढ़ जाएगी? पानी की तरफ जरूर बहेगी, ये थोड़ी पानी रुक जाएगा, वो अपना रास्ता जरूर बनाएगा, चाहे समतल खेत हो चाहे कितना भी हो, कितनी भी समतल जगह हो, पानी अपना रास्ता जरूर बनाता है। और जिस तरफ पानी जाएगा उस तरफ स्वाभाविक सी बात है कि छोटी छोटी नालियों का निर्माण हो जाएगा। यदि ज्यादा बारिश होगी तो बड़े बड़े नालों का निर्माण हो जाएगा। वो कौन सा चरण कहलाता है? अवनाली का चरण कहलाता है। इनके बारे में लो। सबसे पहला चरण है बौछार चरण। बौछार चरण, हेडिंग डाल दो बेटा, बौछार चरण लिखो। यह मृदा चरण की प्रारंभिक अवस्था होती है। यह मृदा चरण की प्रारंभिक, यह मृदा चरण की प्रारंभिक अवस्था होती है। यह मृदा चरण की प्रारंभिक अवस्था होती है जब वर्षा की बूंदें जमीन पर गिरती है। जब वर्षा की बूंदें जमीन पर गिरती है, तब मृदा के कण एक स्थान से जब मृदा के कण एक स्थान से छिन्न भिन्न हो जाते हैं। मृदा के कण एक स्थान से तितर बितर हो जाते हैं। उसे क्या कहेंगे? बौछार चरण, यानी इस प्रकार के चरण को बौछार चरण कहते हैं। इस प्रकार के चरण को बौछार चरण कहते हैं। बौछार चरण कहते हैं। बौछार चरण कहते हैं। क्लियर? यानी यह चरण की सबसे प्रारंभिक अवस्था होती है। जैसे वर्षा की बूंदें जमीन पे गिरेंगी तो मृदा के जो कण होते हैं वो एक स्थान से तितर बितर हो जाते हैं, और इस प्रकार के चरण को क्या कहते हैं? बौछार चरण कहते हैं। अब दूसरा चरण पढ़ेंगे बेटा, परत चरण, यानी बौछार पढ़ने के बाद ज्यादा बारिश होगी तो पानी परत के रूप में बहेगा नहीं बहेगा, तो अपन दूसरा चरण कौन सा पढ़ेंगे? परत चरण। परत चरण, हेडिंग लागू दूसरा प्रकार परत चरण। लिखो इसके बारे में। वर्षा की बूंदों के द्वारा, वर्षा की बूंदों के द्वारा कणों के बिखरने के पश्चात कणों के बिखरने के, वर्षा की बूंदों के द्वारा कणों के बिखरने के पश्चात वर्षा का जल
वर्षा का जल पूर्ण सतह पर, वर्षा का जल पूर्ण सतह पर मिट्टी को बहाकर मिट्टी की पतली परत को अपने साथ मिट्टी की पतली परत को अपने साथ बहाकर ले जाता है, अपने साथ बहाकर ले जाता है, बहाकर ले जाता है। इस प्रकार के क्षरण को परत क्षरण कहते हैं। इस प्रकार के क्षरण को परत क्षरण कहते हैं। परत क्षरण कहते हैं। यह आंखों से नहीं दिखाई देने वाला, यह आंखों से नहीं दिखाई देने वाला, नहीं दिखाई देने वाला सबसे हानिकारक क्षरण होता है। सबसे हानिकारक क्षरण होता है। सबसे हानिकारक क्षरण होता है। यानी मैंने ये लिखा है नीचे कि यह आंखों से नहीं दिखाई देने वाला और सबसे हानिकारक क्षरण होता है। कारण क्या होता है कि जब ये पतली परत रहती है तो बड़े पता नहीं चलता है, लेकिन उस पतली परत में क्या होते हैं कि मृदा की ऊपरी सतह होती है, उसमें क्या पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसके कारण वो आंखों से तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन सबसे हानिकारक होगा किसकी दृष्टि से, खेती की दृष्टि से। अरे जब ऊपर के पोषक तत्व बह जाएंगे तो अपन कोई फसल वगैरह लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, अच्छे से नहीं होगी। इसलिए यह आंखों से नहीं दिखाई देने वाला सबसे हानिकारक क्षरण होता है। क्लियर? इसके बाद पढ़ेंगे ऋल क्षरण। कौन सा क्षरण? ऋल क्षरण। यानी ये इसकी क्या नाम से, ज्यादा बारिश होगी, ज्यादा बारिश होगी तो क्या होगा, छोटी छोटी नालियों का निर्माण हो जाता है। वो कौन सा क्षरण कहलाता है? ऋल क्षरण कहलाता है। देखो बेटा, तीसरा चरण ऋल क्षरण। लिखो इसके बारे में। परत क्षरण समतल भूमि में होता है। परत क्षरण समतल भूमि में होता है। परत क्षरण समतल भूमि में होता है। समतल भूमि में होता है, लेकिन जो पूरे खेत में ढाल तो कहीं ना कहीं जरूर होता है। ये नहीं होता कि पूरी भूमि क्या हो, समतल हो, लेकिन पूरा खेत बिल्कुल समतल नहीं होता है। लेकिन पूरा खेत बिल्कुल समतल नहीं होता है और उसमें ढाल कहीं ना कहीं जरूर होता है, और उसमें अंतर नहीं होता है, और उसमें ढाल
इसमें कहीं ना कहीं ढाल जरूर होता है, ढाल जरूर होता है। अरे जिस तरफ ढाल होगा सीधी सी बात है, पानी उस तरफ बहेगा, इससे किसका निर्माण होता है? छोटी छोटी नालियों का निर्माण होता है। जब पानी खेत में एक तरफ बहने लगता है, जब पानी खेत में एक तरफ बहने लगता है, एक तरफ बहने लगता है, तब छोटी छोटी नालियों का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार के क्षरण को ऋल क्षरण कहते हैं। इस प्रकार के क्षरण को ऋल क्षरण कहते हैं। क्लियर? मैंने दिखाया है कि परत क्षरण समतल भूमि पर होता है, लेकिन ढाल कहीं ना कहीं जरूर होगा, और जिस तरफ ढाल होगा पानी इस तरफ बहेगा, और पानी बहेगा तो किसका निर्माण होगा? छोटी छोटी नालियों का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार के क्षरण को क्या कहते हैं? ऋल क्षरण कहते हैं। अब चौथा क्षरण पढ़ेंगे, अवनालिका क्षरण। कौन सा क्षरण? अवनालिका क्षरण। यानी जो अवनालिका का क्षरण होता है वो ऋल क्षरण की क्या होती है? बढ़ती अवस्था होती है। क्या होती है? बढ़ती हुई अवस्था होती है। चौथा क्षरण पढ़ेंगे अपन ऋल क्षरण। अवनालिका क्षरण। अवनालिका क्षरण यह ऋल क्षरण की बढ़ती अवस्था होती है। यह ऋल क्षरण की बढ़ती अवस्था होती है। यह ऋल क्षरण की बढ़ती हुई अवस्था होती है, अवस्था होती है। जब खेत में ढाल अधिक होता है, जब खेत में ढाल अधिक होता है, यानी जब खेत में ढाल अधिक होता है तो ऋल क्षरण द्वारा बनी गई नालियां तो ऋल क्षरण द्वारा ऋल क्षरण द्वारा बनी गई नालियां बनाई गई नालियां ऋल क्षरण द्वारा बनाई गई नालियां काफी चौड़ी बनाई गई नालियां काफी चौड़ी और गहरी हो जाती हैं। काफी चौड़ी और गहरी हो जाती है। इस प्रकार के चरण में इस प्रकार के हो
जाती हैं उपजाऊ मिट्टी के साथ साथ, उपजाऊ मिट्टी के साथ साथ, मिट्टी के साथ साथ अधोमृदा भी, अधोमृदा भी बहकर चली जाती है। इस प्रकार के चरण को अवनालिका चरण कहते हैं। इस प्रकार के चरण को, इस प्रकार के चरण को अवनालिका चरण कहते हैं। क्लियर? अपन ने पढ़ा है मृदा चरण के बारे में। मृदा चरण क्या होता है? भौतिक रूप से मृदा के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? मृदा चरण कहते हैं। मृदा चरण दो प्रकार के लिए कौन कौन से? प्राकृतिक और त्वरित। नाम से पता चलता है प्राकृतिक मतलब प्रकृति। प्रकृति में क्या क्या आता है? हवा और जल, यानी हवा और जल के द्वारा वनस्पति से ढकी हुई मृदा पे जो चरण होता है वो कौन सा चरण कहलाता है? प्राकृतिक चरण कहलाता है। फिर उसके बाद में पड़ा त्वरित चरण। त्वरित चरण किसके द्वारा होता है? हमारे द्वारा और जानवरों के द्वारा। अरे हमारे द्वारा जैसे कि मान लो अपन ने चलते चलते पैर से जमीन पे लात मार दी, जैसे यहाँ पे अपन ने लात मारी तो मिट्टी कहाँ चली जाएगी? आगे चली जाएगी। तो ये कौन सा चरण हो जाएगा? त्वरित चरण हो जाता है। हमारे द्वारा यानी मनुष्यों के द्वारा और जानवरों के द्वारा। जानवरों के द्वारा कैसे? जैसे पशु एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगा तो उसके खुर कहाँ लगते हैं? मिट्टी में लगते हैं। और मिट्टी के खुरों के अंदर क्या हो जाती है? भर जाती है, ताकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। ये दोनों चीजें किसके अंतर्गत आती है? त्वरित चरण के अंतर्गत आती है। अब बड़े पढ़ने दो शक्तियों के द्वारा चरण होता है। पहली शक्ति अपन ने पढ़ रहे थे जल चरण। जल चरण किसे कहते हैं? नाम से पता चल रहा है जल चरण, यानी जल के द्वारा मृदा का एक स्थान से कटकर दूसरे स्थान पर पहुंचना ही क्या कहलाता है? जल चरण कहलाता है। जल चरण चार प्रकार से होता है। सबसे पहले हल्की बारिश होगी तो किसका रूप हो जाएगा? बौछार का हो जाएगा। पानी अपने लेवल के रूप में बहने लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? भरत चरण हो जाएगा। और क्या नाम से? खेत समतल तो नहीं होता है, जरूरी होता है खेत समतल हो, कहीं ना कहीं ढाल जरूर होता है। तो उसमें क्या होगा? जिस तरह पानी बहेगा तो छोटी छोटी नालियों का निर्माण होगा तो रेल चरण हो जाएगा। और अवनालिका चरण यानी जब रेल चरण की बढ़ती अवस्था होती है कौन सी? अवनालिका। और जैसे जैसे बड़े बड़े नालों का निर्माण, ये जो रेल चरण द्वारा बनाई हुई नालियां अपनी गहरी और चौड़ी हो जाती हैं, उनको कृषि कार्य करने के बाद भी उन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता है। वो कौन सा चरण कहलाता है? अवनालिका चरण कहलाता है। अवनालिका चरण में क्या नाम से? ऊपर की उपजाऊ मिट्टी तो बहेगी, लेकिन साथ साथ ही जो अधोमृदा है यानी संस्तर मृदा है वो एक ही संस्तर होते हैं मृदा के अंदर, वो भी क्या होते हैं? एक ही संस्तर भी क्या हो जाते हैं? कटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। अब पढ़ेंगे जल चरण को प्रभावित करने वाले कारक। कौन से कारक? जल चरण। हेडिंग डालो बेटा। हेडिंग डाल दो जल चरण को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले
जल चरण को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला जो कारक है वो है जलवायु। कौन सा कारक? जलवायु। अब जलवायु कैसे प्रभावित करेगी? अरे जलवायु कैसे प्रभावित करेगी? जल चरण को, इसके अंदर वायु को निकाल दो, क्या बच गया? जल बच गया, नहीं बचा? जैसे हमारे पास जैसे दो एरिया है, एक एरिया में मान लो, एक एरिया ये मान लो। इस एरिया में भयंकर बारिश हो गई। क्या हो गई? भयंकर बारिश हो गई। यदि हल्की बारिश होती है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, लेकिन ज्यादा बारिश हो गई। ज्यादा बारिश होने के क्या होगा? अरे पानी भरेगा, नहीं भरेगा? पहले तो गाँव खेत के अंदर पानी भर जाएगा, लेकिन खेत ऐसा समतल होता नहीं है, ढाल कहीं ना कहीं जरूर होता है। तो क्या होगा? वर्षा की गहनता के कारण यानी अधिकता के कारण मिट्टी कटती कहाँ चली जाएगी? एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाएगी। इसलिए जलवायु वाला पॉइंट भी किसको प्रभावित करता है? जल चरण को प्रभावित करता है। यानी कम बारिश होगी तो कम कटाव होगा, ज्यादा बारिश हो जाएगी तो ज्यादा कटाव होगा। इसलिए जलवायु वाला पॉइंट इसको प्रभावित करता है, जल चरण को प्रभावित करता है। देख लो इसमें वर्षा की गहनता और अवधि। देखो बेटा, इसमें वर्षा की गहनता और अवधि। वर्षा की गहनता और अवधि, यानी गहनता का मतलब बहुत ज्यादा और अवधि का मतलब होता है कि लंबे मात्रा में। जैसे बारिश जैसे 30 मिनट हो गई तो कम चरण होगा, और जैसे बारिश ज्यादा हो गई 2-3 घंटे 5 घंटे लगातार बारिश चल रही है तो क्या होगा? अरे मृदा चरण पे सीधा सीधा उसका प्रभाव पड़ता है। अवधि मृदा यानी वर्षा की गहनता और अवधि का मृदा चरण पर सीधा प्रभाव पड़ता है। मृदा चरण पर सीधा प्रभाव डालती है या पड़ता है, सीधा प्रभाव डालती है। यदि वर्षा की गहनता कम है, यानी मैंने पहले बताया था, यदि वर्षा की गहनता कम है तो मृदा चरण कम होगा, और यदि वर्षा की गहनता अधिक है तो मृदा चरण अधिक होगा। यदि वर्षा की गहनता कम है तो मृदा चरण कम होगा। मृदा चरण कम होगा। यदि गहनता अधिक है, यदि वर्षा की गहनता अधिक है तो मृदा चरण अधिक होगा। तो मृदा चरण अधिक होगा। आगे पॉइंट समझ, यदि जलवायु जल चरण को प्रभावित करने वाला पहला कारक क्या पढ़ लिया पढ़ने? जलवायु। यानी जितनी वर्षा होगी, जितनी भयंकर गति से बारिश होगी और जितने लंबे समय तक होगी, तो सीधी सी बात है बेटा, वो चरण ज्यादा होगा, वर्षा की गहनता कम होगी और अवधि कम होगी, तो सीधी सी बात है क्या नाम से मृदा चरण कम होगा। लिख दिया? यदि वर्षा की गहनता अधिक है तो मृदा चरण अधिक, यदि वर्षा की गहनता कम है
क्या पढ़ेंगे? स्थलाकृति। अब स्थलाकृति कैसे प्रभावित करेगी? देखो इधर, स्थलाकृति यानी दो चीजें। स्थलाकृति में क्या होता है, जैसे प्रकार के ढाल से होता है इसका, जैसे एक खेत में ऐसा है और एक खेत हमारा ऐसा सपाट है नहीं? और एक खेत में ऐसा मान लो इस तरह का खेत है और एक खेत हमारा क्या है, बिल्कुल सपाट है। यहाँ पे क्या होगी? बारिश हुई, ये क्या हुई? अरे बारिश हुई, वर्षा होगी, वर्षा की बूंदें गिरेंगी तो क्या होगा? मिट्टी कट गई। लेकिन यहाँ पे क्या, पानी का बहाव गति क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी, जिससे यहाँ की मिट्टी जल्दी बह के कहाँ जाएगी? नीचे वाले क्षेत्र में आ जाएगी। और यदि खेत सपाट होगा यानी समतल होगा तो उसमें मृदा कटाव कम होगा। कहने का मतलब उसमें मृदा कटाव न के बराबर होगा। इसलिए स्थलाकृति वाला पॉइंट में इसको प्रभावित करता है, जल चरण को प्रभावित करता है। देख लो इसमें ढाल वाली मृदा में जल चरण अधिक होता है। ढाल वाली मृदा में जल चरण अधिक होता है। ढाल वाली मृदा में जल चरण अधिक होता है क्योंकि पानी की बहने की गति क्या होती है? तेज होती है। क्योंकि पानी के बहने की गति तेज होती है। और यदि ढाल कम होगा तो क्या होगा? अरे पानी की बहने की गति क्या होगी? कम होगी। क्या होगा? पानी की बहने की गति क्या होगी? कम होगी। और कम होगी तो सीधी सी बात है, जल चरण कम होगा यानी मृदा का कटाव कम होगा। अब अधिक गति तेजी से होता है क्योंकि क्या होता है? और अधिक ढाल वाली मृदा में सोखने को इस समय क्या मिलता है? कम मिलता है। देखो आगे, और अधिक ढाल वाली मृदा में ढाल वाली मृदा में जल को सूखने का समय कम मिलता है। यानी ढाल वाली मृदा में जल चरण अधिक होगा क्योंकि पानी की बहने की गति तेज होती है, और अधिक जल ढाल वाली मृदा में जल सूखने के लिए समय, ढाल वाली मृदा में जल को सूखने का समय, जल को सूखने के लिए समय कम मिलता है, जिसके कारण क्या होता है? मृदा अधिक करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। यानी कहने का मतलब यही है कि स्थलाकृति वाला पॉइंट में इसको प्रभावित करता है, जल चरण को प्रभावित करता है। अब तीसरा पढ़ेंगे मृदा गुण, साथ के साथ कर दो। अब मृदा को कैसे प्रभावित करेगा? एक तो बालू मिट्टी हो गई और दूसरी काली मिट्टी हो गई। बालू मिट्टी में क्या होता है? कणों का आकार बड़ा होता है, और कणों का आकार बड़ा होगा तो क्या होगा? अरे मिट्टी जल्दी एक स्थान से कटकर दूसरे स्थान पर चली जाएगी। लेकिन काली मिट्टी के कण क्या होते हैं? बारीक होते हैं, और बारीक होने के कारण आपस में क्या रहते हैं? सटे हुए रहते हैं, जिसके कारण वो आसानी से एक स्थान
जा पाते हैं। इसलिए हम कौन सा प्रकार पढ़ेंगे? तीसरा, मृदा गुण। मृदा गुण यानी जो बलुई मृदा होती है इसमें गुण कौन पाए जाते हैं? गुण कैसे कि जैसे 95% इसमें बालू रहती है और 5% इसमें क्या पाए जाते हैं? कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। और कणों का आकार क्या होता है? बड़ा होता है, जिसके कारण ये पानी को रोके रखने की क्षमता यानी इतनी क्षमता नहीं होती है, जिसके कारण जैसे बारिश होती है तो कट के कहाँ चले जाते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इसलिए मृदा गुण वाला पॉइंट भी किसको प्रभावित करता है? क्या नाम से? जल चरण को प्रभावित करता है। देखो बलुई मृदा के कण, बलुई मृदा के कण क्या होते हैं? बड़े होते हैं। देखो बलुई मृदा के कण बड़े होने के कारण, बलुई मृदा के कण बड़े होने के कारण आपस में, अरे बड़े कण हो गए आपस में चिपके हुए नहीं रहते, वो क्या रहते हैं? खुले खुले रहते हैं, आपस में चिपके हुए नहीं रहते हैं, आपस में चिपके हुए नहीं रहते हैं। जबकि काली मिट्टी के कण छोटे होने के कारण, छोटे होने के कारण आपस में चिपके रहते हैं, आपस में चिपके रहते हैं। अरे आपस में जो मृदा के कण चिपके रहेंगे, कितनी बेहतर बारिश हो लो, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंच पाते हैं, यानी मृदा चिपके रहते हैं, जिससे क्षरण नहीं होता है, जिससे क्षरण नहीं होता है। ये आगे बताओ, यानी जो बलुई मृदा है इसमें 95% बालू और 5% कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होगा? बड़े कण होते हैं चिपके नहीं रहते हैं, जबकि काली मिट्टी के कण क्या होते हैं? छोटे होने के कारण आपस में चिपके रहते हैं, जिससे क्षरण नहीं होता है। यानी कहने का मतलब यही है कि मृदा गुण वाला पॉइंट भी इसको प्रभावित करता है, जल चरण को प्रभावित करता है। अब होगा चौथा, वनस्पति का प्रभाव। चौथा पॉइंट क्या है? वनस्पति का प्रभाव। अरे नाम कहने का मतलब ये है कि जिस प्लॉट में वनस्पति हुई है, यानी जिसमें घास फूस उगा हुआ है, जिसमें घास फूस, जैसे एक प्लॉट तो ये है जिसमें अपने फसल उगा रखी है, और दूसरा प्लॉट ये है जिसमें फसल नहीं उगा रखी है, यानी जिससे क्या होगा? वर्षा की वजह से सीधे यहाँ गिरेगी, यानी खाली खेत में क्षरण क्या होगा? ज्यादा होगा, जबकि फसल वाले खेत में क्षरण कम होगा, क्योंकि उन बूंदों के प्रभाव को कौन झेल लेता है? फसल के प्रभाव फसल झेल लेती है, जिसके कारण धीरे धीरे पानी आता है, जड़ वाले क्षेत्र में आता है, मृदा पे पहुंचता है, और खाली खेत में सीधे प्रभाव को कौन झेलती है? अरे मृदा की तो झेलती है, जिसके कारण क्या होता है? मृदा कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। यानी कहने का मतलब यही है, वनस्पति का प्रभाव वाला पॉइंट में इसको प्रभावित करता है, जल चरण को प्रभावित करता है। लिखो, खेत में जितने अधिक पेड़ पौधे होंगे, खेत में जितने अधिक
पेड़ पौधे होंगे, खेत में जितने अधिक पेड़ पौधे होंगे तो क्षरण कम होता है। खेत में जितने अधिक पेड़ पौधे होंगे उस क्षेत्र में क्या होगा, उतना ही क्षरण कम होगा। क्या होगा, पेड़ पौधे होंगे उतना ही क्षरण बहुत कम होगा, यानी जिस खेत में क्या होगा, पेड़ पौधे अधिक होंगे तो उस बूंदों के प्रभाव को कौन झेलता है, अरे पेड़ पौधे तो झेलेंगे, और जिसके कारण जो क्षरण होगा वो क्या होगा, नहीं के बराबर होगा, यानी बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि वर्षा के बूंदों के प्रभाव को आगे लिखो तो कम होगा, क्योंकि वर्षा की बूंदों के प्रभाव को पेड़ पौधों की पत्तियां सहन कर लेती है, पेड़ पौधों की पत्तियां सहन कर लेती है, या पेड़ पौधों की पत्तियों के द्वारा, पेड़ पौधों की पत्तियों के द्वारा पेड़ पौधों की पत्तियों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है या रोक लिया जाता है, पेड़ पत्तियों के द्वारा रोक लिया जाता है। ये हो गया आपका वनस्पति का प्रभाव, यानी जिस क्षेत्र में वनस्पति है वहां वर्षा की बूंदों के प्रभाव को वनस्पति के द्वारा रोक लिया जाता है, और जिस क्षेत्र में वनस्पति नहीं होगी उसमें क्या होगा कि उस बूंदों के, यानी उस बूंदों के प्रभाव आएंगे सीधे जमीन में आएंगे, और जमीन पे आएंगे तो सीधी सी बात है मृदा के कण क्या हो जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो जाते हैं, छिन्न भिन्न हो जाते हैं, यानी तितर-बितर हो जाते हैं। इसलिए वनस्पति का प्रभाव वाला पॉइंट में इसको प्रभावित करता है बेटा, ये प्रभावित करता है, जल चरण को प्रभावित करता है। अगला पॉइंट पढ़ेंगे अब मानवीय कारक। कौन सा कारक, मानवीय कारक। अब मानवीय कारक जल चरण को कैसे प्रभावित करता होगा, कैसे प्रभावित करता होगा मानवीय कारक, यानी मानवीय कारक में क्या होता है कि इंसान के द्वारा कभी कभार क्या होता है कि हमारा जैसे कोई खेत होता है, और जैसे ढालू खेत है, और ढालू खेत में यदि आप लंबवत यानी समानांतर लंबवत आप क्या नाम से जुताई कर दोगे तो क्या होगा, ऐसी बारिश होगी तो मृदा में उसमें पानी बह के कहां चले जाएगा, नीचे वाले क्षेत्र में। यदि ढाल वाले क्षेत्र में अपन विपरीत जुताई करेंगे, इसके विपरीत, ढाल के विपरीत, तो क्या होगा कि मिट्टी के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए मानवीय कारक वाला पॉइंट में इसको प्रभावित करता है, जल चरण को प्रभावित करता है। डाल लो रेडी, मानवीय कारक। देखो बेटा, इसमें मनुष्य द्वारा खेती का सही ढंग में अपनाने से, मनुष्य द्वारा खेती का सही ढंग में अपनाने से सही ढंग में अपनाने से मृदा क्षरण अधिक होता है, अपनाने से मृदा क्षरण अधिक होता है। ढालू खेतों में जुताई
डाल के लंबवत न करके, डाल के लंबवत न करके डाल के विपरीत करनी चाहिए, डाल के विपरीत करनी चाहिए, डाल के विपरीत करनी चाहिए। आगे हमारे बारे समझ, यदि हमारे पास डाल के समानांतर कर देंगे यानी इसके लंबवत कर देंगे तो क्या होगा, बारिश के साथ मिट्टी बह के कहाँ चली जाएगी, नीचे वाले क्षेत्रों में अंदर चली जाएगी। और सही ढंग अपनाना है हमें खेती का, यदि सही ढंग नहीं अपनाएंगे तो क्या होगा, जल क्षरण आदि होगा। एक तो सही ढंग अपनाने का जैसे बता दो, अपने को खेत में पानी लगाना है, तो पानी जैसे अपन ने ये हमारा खेत है और इसमें अपन ने कोई क्या वगैरह नहीं की, पानी इस साइड से छोड़ दिया, कहीं पे तो पानी ज्यादा भर गया, कहीं पे कम भर गया, और जिस क्षेत्र में डालो उस तरफ पानी जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, कटाव लगेगा, सीधी सी बात है। इसलिए छोटी छोटी क्यारियां, खेत के अंदर छोटी छोटी क्यारियां करके पानी लगाना चाहिए ताकि मृदा का क्या नाम से कटाव कम हो। इसलिए यानी मानवीय कारक वाला पॉइंट भी इसको प्रभावित करता है, जल क्षरण को प्रभावित करता है। अब पढ़ेंगे मृदा संरक्षण की जैविक विधियां। कौन सी? मृदा संरक्षण की जैविक विधियां। एडी डालो, मृदा संरक्षण की जैविक विधियां डालो। जलीय क्षरण को रोकने की विधियां, जलीय क्षरण को रोकने की विधियां, यानी जल क्षरण किस प्रकार से रुकेगा, ये सारी विधियों के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। विधियां कई प्रकार की होती है, एक तो जैविक विधि होती है, एक यांत्रिक विधि होती है, और जैविक विधियों के अंदर विशेष संबंधी विधियां होती हैं, और ये सारी सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो वे विधियां उसमें हेडिंग आप लिखो, वे विधियां जो भूक्षरण को रोकने, वे विधियां जो भूक्षरण को रोकने तथा जल संरक्षण के लिए अपनाई जाती हैं, तथा जल संरक्षण के लिए अपनाई जाती हैं, जल संरक्षण विधियां कहलाती हैं। जल संरक्षण विधियां कहलाती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि भूक्षरण को रोकने और जल संरक्षण के लिए जो विधियां अपनाई जाती है ना, वो विधियां क्या कहलाती हैं? जल संरक्षण विधियां कहलाती हैं। सबसे पहली विधि पढ़ेंगे अपन मृदा संरक्षण की जैविक विधियां।
कौन सी विधि? मृदा संरक्षण की जैविक विधियां। अब इसमें भी पहली विधि पढ़ेंगे अपन सस्य संबंधी विधियां। कौन सी? सस्य संबंधी विधियां। सस्य संबंधी विधियां। सस्य संबंधी विधियां। अब सस्य संबंधी विधियों के अंदर पहली विधि पढ़ेंगे इसमें भी समोच्च की। कौन सी विधि? समोच्च की। अब समोच्च खेती होती क्या है? यानी ढाल के खेती। समोच्च खेती जैसे ये अपने ढाल खेती, इस प्रकार से ढाल खेती है ना। अब इसमें क्या करते हैं कि अपन में इसमें सीधी में तो क्या नाम से कर नहीं सकते, अरे इसमें तो अपन विधि अपना नहीं सकते। जैसे बारिश होगी तो पानी में कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। इसलिए इसमें क्या करते हैं अपन इसे सीढ़ी नुमा खेत बना देते हैं। कैसे खेत बना देते हैं? सीढ़ी नुमा। काट काट के क्या बना देते हैं? खेत बना देते हैं सीढ़ी नुमा। सीढ़ी नुमा खेत बनाने से क्या होता है कि जो पानी होता है वो बह बह के कहाँ आता है? नीचे की तरफ आता है। अरे एक तो अपन सीढ़ी जैसे कि अपने सीढ़ी वगैरह चढ़ाते हैं, एक तो बिल्कुल स्लिप के ऊपर पानी को सीधे नीचे रहेगा, और सीढ़ियां होती है उसमें पानी क्या आता है? रुक रुक के आता है। और जब पानी रुक रुक के आएगा तब तक उस जल को कौन ग्रहण कर लेगी? मृदा के द्वारा उस जल को ग्रहण कर लिया जाएगा। यानी इसलिए अपने कौन सी खेती अपनानी चाहिए? समोच्च खेती हमें अपनानी चाहिए। देखो इसमें समान ऊंचाई पर बनी हुई रेखाओं को कंटूर कहते हैं। यानी समोच्च बोल दो या कंटूर बोल दो। समान ऊंचाई पर बनी हुई रेखाओं को कंटूर कहते हैं। तो बोलते हैं कंटूर। कंटूर बोल दो या समोच्च बोल दो, एक ही बात है। कंटूर अंग्रेजी में बोलते हैं और समोच्च क्या है? हिंदी का वर्ड है। इस प्रकार की खेती ढाल के विपरीत करते हैं। इस प्रकार की खेती ढाल के विपरीत करते हैं। क्लियर? ढालू जमीन पर कंटूर बनाने पर यानी ढालू का कंटूर बनाएंगे, यानी सीढ़ी नुमा खेत बनाएंगे तो क्या होगा? देखो इसमें आगे ढालू जमीन पर कंटूर बनाने से पानी रुक रुक के नीचे आएगा। अरे अपन जब सीढ़ी नुमा खेत बना देंगे तो क्या होगा? पानी रुक रुक के आगे बढ़ेगा। नहीं, कंटूर बनाने से वर्षा का पानी ऊपर ले देता हूं बेटा। वर्षा का पानी रुक रुक कर आगे बढ़ता है। वर्षा का पानी रुक रुक कर आगे बढ़ता है, जिससे मृदा के द्वारा
जिससे मृदा के द्वारा जिससे मृदा के द्वारा पानी को सोख लिया जाता है, जिससे मृदा के द्वारा पानी को सोख लिया जाता है, सोख लिया जाता है। अरे जब पानी मृदा के द्वारा सोख लिया जाएगा और पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाएगा तो किसका संरक्षण हो जाएगा? मृदा एवं जल का संरक्षण हो जाता है। और मृदा एवं जल का संरक्षण हो जाता है। क्लियर? यानी ये पढ़ रहे थे अपन विधियां, जल संरक्षण की विधियां। सबसे पहले विधि अपन ने पढ़ी थी सस्य संबंधी विधियां, यानी जैविक विधियों के अंदर पहली कौन है? सस्य संबंधी विधियां। और इसमें पहली विधि के अंदर अपन ने पहला पॉइंट पढ़ा है समोच्च खेती। समोच्च खेती का मतलब यही है कि समान ऊंचाई पर, यानी ढाल वाले खेत में क्या करते हैं कि सीढ़ीनुमा खेत बना लेते हैं। सीढ़ीनुमा बोल दो, चाहे कंटूर बोल दो, चाहे समोच्च बोल दो, तीनों एक ही बात है। कहने का मतलब उसकी ढाल को सीढ़ियों के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और सीढ़ी में तुम जानते हो कि पानी क्या होता है? रुक रुक के आगे बढ़ता है। पानी रुक रुक के आगे बढ़ेगा तब तक हमारी मृदा के द्वारा उस पानी को क्या कर लिया जाएगा? सोख लिया जाएगा। और सोख लिया जाएगा तो मृदा और जल का क्या हो जाएगा? संरक्षण हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे भूपरिष्करण। दूसरा पॉइंट क्या है इसका? भूपरिष्करण। भूपरिष्करण का मतलब ये होता है, भूपा क्या होता है? मतलब मृदा, और यानी भूपरिष्करण की अपन सही विधियां अपनाएंगे और तो क्या होगा? मृदा संरचना ठीक रहेगी। और मृदा संरचना ठीक रहेगी तो क्या होगा? मृदा और जल का क्या हो जाएगा? संरक्षण हो जाएगा। लिख लो भूपरिष्करण की सही विधियां भूपरिष्करण की सही विधियां व औजारों के अपनाने से क्या होगा? औजारों के अपनाने से मृदा संरचना ठीक रहती है। मृदा संरचना ठीक रहती है। ये हो गया हमारा भूपरिष्करण वाला पॉइंट। अब पढ़ेंगे तीसरा पॉइंट पलवार। क्या पढ़ेंगे? पलवार। यानी मृदा की संरचना ठीक रहेगी तो क्या होगा? जल का और उसका संरक्षण आसानी के साथ हो जाएगा। इसलिए भूपरिष्करण वाला पॉइंट भी जल और मृदा को संरक्षण करने में क्या होता है? सहायक होता है। तीसरा होता है पलवार। पलवार को अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा मल्चिंग। क्या बोलते हैं? मल्चिंग। अब क्या होता है? पलवार मल्चिंग होती क्या चीज है कि जैसे ये हमारी मृदा है, मृदा की सतह है और इसमें अपन ने घास फूस डाल दिया। क्या डाल दिया? घास फूस डाल दिया। एक तो ये क्या संरक्षित हो जाएगी? नमी संरक्षित हो जाएगी। दूसरी बात, बारिश होगी तो किसका कटाव नहीं होगा? मृदा का कटाव नहीं होगा। यानी कोई मृदा की सतह है उसमें अपने को नमी भी संरक्षित करनी है और मृदा का कटाव भी रोकना है, तो उसमें क्या करते हैं? घास फूस बिछा देंगे, जिसके कारण क्या होगा? अरे मृदा जल क्या हो जाएगी? संरक्षित हो जाएगी। यानी
मृदा की सतह को फसल अवशेषों तथा घास फूस आदि से ढककर घास फूस आदि से ढककर नमी को बनाए रखना ही पलवार या मल्चिंग कहते हैं। पलवार या मल्चिंग कहते हैं। यानी मृदा की सतह को फसल के अवशेष से ढक दो, चाहे घास फूस से ढक दो, जिससे क्या होगा, नमी बनी रहेगी। उसे क्या कहते हैं, पलवार या मल्चिंग कहते हैं। वर्षा की बूंदों के प्राप्त, जैसे बारिश हुई दो चीज है, यानी वर्षा की बूंदों, आगे देखो, वर्षा की बूंदों के प्राप्त को, वर्षा की बूंदों के प्राप्त को घास फूस के द्वारा सहन कर लिया जाता है। जिससे मृदा का कटाव नहीं होता है। और क्या हो जाएगी, मृदा संरक्षित हो जाएगी। ये विद्या पलवार या मल्चिंग की डेफिनेशन आती है बेटा वार्षिक एग्जाम में। किसे कहते हैं, यानी मृदा की सतह को घास फूस या फसल के अवशेषों के द्वारा ढककर जो नमी को संरक्षित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, पलवार या मल्चिंग कहते हैं। अगला पॉइंट पढ़ेंगे आप, फसल चक्र। क्या पढ़ेंगे, फसल चक्र। अगला पॉइंट पढ़ेंगे, फसल चक्र। कौन सा पॉइंट है, फसल चक्र वाला, 14 पॉइंट है। फसल चक्र कैसे संरक्षित करेगा मृदा की नमी को और जल को। अपन इसमें लिख सकते हैं कि फसल चक्र में मृदा एवं जल के संरक्षण में क्या होता है, सहायक होता है। तो इसमें फसल चक्र में मृदा व जल संरक्षण में सहायक होता है। अब सहायक कैसे होता है, यदि अपन जैसे ये दो के, एक में अपन ने बाजरा लगा रखा है और एक में अपन ने मूंगफली लगा रखी है। अब मूंगफली वाले क्षेत्र में क्या होगा, पूरा कवर्ड रहता है। यानी मूंगफली क्या करती है कि पूरे क्षेत्र को क्या कर लेती है, ढक लेती है।
क्या कर लेती है, ढक लेती है। और बाजरा वाला क्या होता है, पूरी मृदा को कवर नहीं कर पाता है, जिसके कारण इसमें क्या होगा, जल और मृदा का दोनों का ही नुकसान होगा, लेकिन इसमें ना तो जल का नुकसान होगा और ना ही मृदा का नुकसान होगा। इसलिए ये क्या कहलाएगा, यदि एक सीजन में बाजरा, दूसरे सीजन में क्या, यानी जैसे बारिश वाले सीजन में क्या बो देंगे, इसमें मूंगफली वगैरह लगा देंगे, और अगर ये सीजन कोई गेहूं वगैरह लगा देंगे, इससे क्या होगा, यानी एक तरीका क्या होता है, ये फसल चक्र होता है, यानी फसलों को हेर फेर कर बोना ही, यानी कोई निश्चित क्षेत्र है उसकी निश्चित अवधि में फसलों को हेर फेर कर बोना ही क्या कहलाता है बेटा, वो फसल चक्र कहलाता है। इसके बारे में आगे बढ़ेंगे डिटेल से। अब अगला पॉइंट होगा पट्टियों में फसल बोना, पट्टियों में फसल बोना। पांचवा पॉइंट है पट्टियों में फसल को बोना। अब कैसे पट्टियों में फसल को बोने से क्या होगा, मृदा जल कैसे संरक्षित होगा, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से हमने लाइन में फसल ये होगी साहब, पट्टी में बो दी, जैसे ही बारिश होगी, जैसे मान लीजिए यहाँ बारिश का पानी गिरता है, तो यहाँ पे क्या है, पट्टी में पड़ने फसल हो रखी है, ये पानी बह के कहाँ नहीं आ सकता, यहाँ पे नहीं आ सकता है, यानी यहाँ पे आने से पहले तक का क्या होगा, इस पट्टी के द्वारा तो पानी को क्या कर लिया जाएगा, पौधों के द्वारा सोख लिया जाएगा, और इन पौधों के द्वारा ना तो मिट्टी का कटाव होगा, यानी तो जल का संरक्षण हो जाएगा, और ना ही यहाँ पे मिट्टी कोई कटेगी। इसलिए पट्टियों में फसल को बोने से मृदा और जल क्या हो जाती है, संरक्षित हो जाती है। देखो इस प्रणाली में फसल डाल के विपरीत समानांतर, इस प्रणाली में फसल डाल के विपरीत, फसल डाल के विपरीत समानांतर, डाल के विपरीत समानांतर पट्टियों में, डाल के विपरीत समानांतर पट्टियों में बोने से, पट्टियों में भूक्षरण अवरोधी, पट्टियों में भूक्षरण अवरोधी, भूक्षरण अवरोधी तथा निराई गुड़ाई जाने वाली, तथा निराई गुड़ाई चाहने वाली फसलों को एकांतर क्रम में, चाहने वाली फसलें एकांतर पट्टियों में उगाई जाती हैं। उगाई जाने वाली फसलें एकांतर क्रम में, एकांतर क्रम में उगाई जाती हैं, एकांतर क्रम में उगाई जाती हैं, जिससे ऊपर से बहकर आई मिट्टी, जिससे ऊपर से बहकर आई मिट्टी जिससे ऊपर से बहकर आई मिट्टी और पानी रुकते रहते हैं, ऊपर से बहकर आई मिट्टी और पानी रुक जाता है, जिससे मृदा व जल दोनों का संरक्षण हो जाता है,
का संरक्षण हो जाता है। क्लियर? यानी पट्टियों में देखो फसल को बोएंगे तो क्या होगा, पानी ऊपर से बह के नीचे की तरफ नहीं आएगा, और पानी ऊपर से बह के नीचे की तरफ नहीं आता है, पानी धूप में नीचे आता है, तो इससे मृदा जल क्या हो जाएगी, संरक्षित हो जाएगी। ये सारी विधियां किसके अंतर्गत आती हैं, सस्य संबंधी विधियों के अंतर्गत आती हैं। अगली विधि लिखेंगे घास संबंधी उपाय, और चौथा लिखेंगे वृक्षारोपण। अगली विधि पढ़ेंगे घास संबंधी उपाय। पांचों पढ़ लिया, छठा पढ़ेंगे अरे जिस क्षेत्र में घास लगी होती है मिट्टी बह के जाती है क्या, नहीं जाती है, क्योंकि वो मिट्टी या घास क्या होती है, मिट्टी को आपस में क्या रहती है, जकड़ी हुई रहती है, जिसके कारण ना तो मिट्टी कटेगी और ना ही पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा। इसलिए अगला पढ़ लो घास संबंधी उपाय। छठा घास संबंधी उपाय। लिखो बेटा इसमें घास संबंधी वाले में फसल चक्र में अन्य फसलों के साथ साथ फसल चक्र में अन्य फसलों के साथ साथ फसल चक्र में अन्य फसलों के साथ साथ घास वाली फसल को उगाने के लिए घास वाली फसल को उगाने के लिए ले फार्मिंग है, ले फार्मिंग है। यानी यदि फसल चक्र में पड़े फसलों के साथ साथ घास वाली फसल भी उगा रहे हैं तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, ले फार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वो ले फार्मिंग कहते हैं। इससे क्या होगा, यह विधि मृदा जल संरक्षण में क्या होती है, सहायक होती है। अरे जिस क्षेत्र में घास लगा होगा सीधी सी बात है, तो वहां पे क्या होगा, ना तो मिट्टी कटेगी और ना ही पानी एक स्थान से बह के दूसरे स्थान पर जाए, क्योंकि पानी को कौन सोख लेता है, अरे घास के द्वारा, घास की जड़ों के द्वारा, मिट्टी के द्वारा उसको क्या कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है। यह विधि मृदा एवं जल संरक्षण में सहायक होती है। सहायक होती है। आगे घास संबंधी उपाय समझ आ गए पॉइंट, यानी जिस क्षेत्र में घास होगा उस क्षेत्र में, यानी जैसे फसलों के साथ साथ अपना घास उगाएंगे उसकी क्या रिक्वायरमेंट कहते हैं, और ये विधि मृदा और जल संरक्षण में क्या होती है, सहायक होती है। लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे अपने इसका वृक्षारोपण। सातों पॉइंट है वृक्षारोपण। सीधी सी बात है कि जिस क्षेत्र में मृदा का कटाव अधिक होता है या फिर उस क्षेत्र में हमें वृक्ष रोप देने चाहिए, वृक्ष क्या कर देने चाहिए, लगा देने चाहिए। इससे क्या होगा, अरे जब वर्षा होगी उसकी बूंदें कहाँ गिरेगी, पेड़ पौधे पत्तियों के ऊपर गिरेगी, पेड़ पौधे पत्तियों के ऊपर गिरेगी, जल और मृदा दोनों क्या हो जाएंगे, संरक्षित हो जाएंगे। लिख लो, वृक्ष वर्षा की बूंदों को जमीन पर नहीं गिरने देती है,
जमीन पर नहीं गिरने देती है, और उसके प्रभाव को कौन सहन करेगा? अगर पत्तियां तो सहन करेगी, ये थोड़ी के नाम से हो सकते तथा स्वयं नहीं गिरने देती है और स्वयं सहन कर लेती है, स्वयं सहन कर लेती है। जब वर्षा की बूंदें नीचे नहीं गिरेगी तो क्या होगा? अरे पत्ते पे क्या नाम, पेड़ पौधे पानी गिरेगा, धीरे तने की सहायता से कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। उसको कौन सोख लेगा? पत्ता के द्वारा सोख लिया जाएगा और क्या नाम से मिट्टी का कटाव भी नहीं होगा। वृक्ष की पत्तियां मल्च का काम करती हैं, स्वयं सहन कर लेती हैं, जिससे पत्तियां मल्च का कार्य करती हैं, जिससे पत्तियां मल्च का कार्य करती हैं। किसका कार्य करती है? मल्च का कार्य करती है, जिससे पानी का वेग क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिससे पानी का वेग कम हो जाता है और मृदा एवं जल का संरक्षण हो जाता है, और मृदा एवं जल का संरक्षण हो जाता है। ये पढ़ने में आज सारी जैविक विधियां पढ़ ली। कल अपन मृदा एवं जल संरक्षण की क्या पढ़ेंगे? यांत्रिक विधियां पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यांत्रिक विधियां पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही काफी है। धन्यवाद।